नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरिघाटमपुर, कानपुर नगर। आज आपको अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। तो इसके अन्य कई नाम भी हैं। इसको कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत भी कहते हैं, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत कहते हैं, उत्सर्जित अनुबंधन भी कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन। याद रखना, नैमित्तिक अनुबंधन को पिछली बार टीटी में पूछा गया था। साधन अनुकूलन भी कहते हैं, और अंग्रेजी में ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी कहते हैं, ओसीआर थ्योरी भी कहते हैं, आरएस थ्योरी भी कहते हैं। और ये शेपिंग प्रवृत्ति और क्रमिक सन्निकट प्रवृत्ति पर कार्य करता है। तो इसके प्रतिपादक हैं बीएफ स्किनर। इसका पूरा नाम है बुर्र फ्रेडरिक स्किनर। अब इन्होंने पुस्तक लिखी थी कई सारी। तो इनकी पहली पुस्तक थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, है ना, वेल्डन टू एंड टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। तो ये इनके कुछ पुस्तकों के नाम थे। अब है क्या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, सीटेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्रिय अनुकूलन अधिगम की एक पद्धति है। इसका विकास व्यवहारवादी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने किया था। इनके विचारों का प्रसार 1932 के लगभग हुआ। स्किनर ने दो प्रकार के व्यवहारों को बताया है। पहला है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, जिसको स्पॉन्टेनियस बिहेवियर कहते हैं, और दूसरा सक्रिय व्यवहार, जिसे ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं। जो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है, इस प्रकार का व्यवहार उत्तेजना के नियंत्रण में रहता है। जैसे मुंह में लार आना, है ना, एक प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है। जितनी सहज क्रियाएं हैं सब प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है। उसी प्रकार जैसे प्रकाश पड़ने पर आंखों का बंद होना, हाथ में पिन चुभोनों पर हाथ को हटा लेना, है ना, तो ये सब पावलोव ने अपने प्रयोग में इसको बताया था। दूसरा सक्रिय व्यवहार क्या होता है? तो सक्रिय व्यवहार में इस प्रकार का व्यवहार उपयुक्त से कुछ अलग होता है। ये व्यवहार उत्तेजना के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होता है। इसमें प्रयोज्य की स्वेच्छा निहित होती है, अर्थात प्रयोज्य का मन होगा तो कार्य करेगा। जब तक व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक इस प्रकार के व्यवहार को करने के लिए तत्पर नहीं होगा, ऑपरेंट बिहेवियर घटित नहीं होगा। जैसे स्किनर के प्रयोग में चूहे का व्यवहार ऑपरेंट या सक्रिय है। उसी प्रकार जैसे घंटी बजाने पर आपको जैसे दरवाजा खोलना है, खोलने का मन हो तो खोलो, न मन हो तो न खोलो, ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। इसी प्रकार जैसे आपका फोन की घंटी बजती है, मान लो हमारा फोन आया, आपका मन है उठाइए, नहीं मन है तो नहीं है, ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार स्किनर के प्रयोग में चूहा भोजन प्राप्त करने के लिए लीवर को ऑपरेट करता है। इसी कारण इसके इस प्रकार के अधिगम को नैमित्तिक अधिगम या इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेट कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। नैमित्तिक अनुबंधन होता क्या है? तो नैमित्तिक अधिगम वास्तव में व्यक्ति के अधिकांश अधिगम के बुनियादी लक्षणों को स्पष्ट करता है। सर्वप्रथम किसी अप्रेरणा से प्रेरित होता है। अभिप्रेरणा सामान्य समन्वयी क्रिया उत्पन्न करती है। इस क्रिया के मध्य एक ऐसी अनुक्रिया घटित होती है जो उपयुक्त तथ्य की उपलब्धि में साधन या निमित्त के रूप में होती है। निमित्त मात्र, जैसे ना थोड़ा सा कुछ हो। इस प्रकार किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त जो अधिगम होता है वो नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है। अब पावलोव से इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के ही समान नैमित्तिक अनुगम के जो है के लिए भी सबलीकरण का प्रयोग किया गया था। अनिवार्य तत्व है। सक्रिय अनुबंधन में शास्त्रीय अनुबंधन के सभी तत्व पाए जाते हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, पावलोव के जो शास्त्रीय अनुबंधन में कुत्ता मेज से बांधा गया था और कोई क्रिया स्वयं नहीं करता था। स्किनर ने प्रयोग में चूहा क्रियाशील रहता है। स्किनर के प्रयोग में चूहा क्रियाशील रहता है और इसीलिए इस सिद्धांत को सक्रिय सिद्धांत कहा गया है।
प्राणी सक्रिय रहते हुए निमित्त की संप्राप्ति करता है और वह निमित्त की संप्राप्ति करने वाली क्रिया को बार बार कर उसे सबलित करता है, पुनर्बलित करता है। तो पुनर्बलन का नाम सबसे पहले स्किनर ने ही प्रयोग किया था। तो ये नाम इस बात पर आधारित है कि प्राणी अपने पर्यावरण में किसी सबलीकरण या पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है। अब सबलीकरण क्या है? सबलीकरण उस लक्ष्य की प्राप्ति है जो अभिप्रेरणा को संतुष्ट दे सकता है। जैसे स्किनर बॉक्स में भूखे चूहे का भोजन प्राप्त करना सबलीकरण था। स्किनर जिसने क्रिया प्रसूत अथवा सक्रिय शब्द का प्रयोग किया है। स्किनर के अनुसार व्यवहार पर्यावरण के प्रति किसी परिणाम की उत्पत्ति के लिए क्रिया करना है। जैसे भोजन, पानी, किसी पुरस्कार की प्राप्ति, इनके करने के लिए आप जो प्रक्रिया करते हैं वो सब व्यवहार के अंतर्गत आता है। अब आता है ये आया सक्रिय अनुकूलन क्या है। तो सक्रिय अनुकूलन को पावलोव ने शास्त्रीय अनुकूलन के परिप्रेक्ष्य में सरलता पूर्वक समझाया जा सकता है। शास्त्रीय अनुकूलन में हमने देखा कि भोजन जो एक उद्दीपक है के साथ घंटी की ध्वनि जो दूसरा उद्दीपक है को अनुबंधित कर दिया गया। तो ये एक एस प्रकार का अनुबंधन है जो पावलोव का है। एस प्रकार, एस मतलब स्टिमुलस टाइप का, इसमें अनुक्रिया का संबंध स्टिमुलस से होता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी कहते हैं, जिसे पावलोव, थॉर्नडाइक, वाटसन ने विकसित किया था। ध्यान रखना ये जो एसआर थ्योरी है उन्होंने विकसित किया था और आरएस थ्योरी स्किनर ने। और क्रिया को आगे बढ़ाकर स्किनर ने थॉर्नडाइक में एसआर सिद्धांत बांड में व्यक्त अनुक्रिया का अनुकूलन संप्राप्त या पुरस्कार से किया, जिससे एक अधिगम अनुक्रिया का एक सबलीकरण होता है। इसलिए स्किनर का सिद्धांत एसआर अनुकूलन सबलीकरण के साथ एसआर विथ रीइंफोर्समेंट भी कहलाता है। तो एसआर विथ रीइंफोर्समेंट या आरएस थ्योरी कहते हैं। इसे स्पष्ट होता है कि स्किनर के सिद्धांत पर थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम, ध्यान रखना यहाँ पर थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसका पुरस्कार थॉर्नडाइक के सुख या संतोष प्राप्त करने के प्रत्यक्ष सबलीकरण के समान है। प्राणी अनुक्रियाओं के द्वारा सुख प्राप्त करना चाहता है। ये अनुक्रियाएं संप्राप्ति का साधन बन जाती हैं। साधन अनुक्रियाएं प्राणी को परिणाम प्राप्त करने के लिए सक्रिय या गतिशील बनाती हैं। यही सक्रिय अनुकूलन है। चूंकि ये अनुकूलन अनुक्रिया पर आधारित है, इसलिए आर प्रकार का अनुकूलन है। इसे रिस्पॉन्स अनुकूलन भी कहते हैं। अब यहाँ सबलीकरण बार बार आता है, तो सबलीकरण का क्या अर्थ है? तो अधिगम में अनुक्रियाओं पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी व्याख्या के लिए स्किनर सबलीकरण की अवधारणा का आश्रय लेता है। ध्यान रखना सबलीकरण किसने दिया। तो स्किनर के अनुसार जो भी अनुक्रिया सबलीकरण तक पहुंचाएगी वही सुदृढ़ होगी। सबलीकरण एसआर बांड के सुदृढ़ता नहीं है। मतलब उनका कहना है कि सबलीकरण जो एसआर बांड की सुदृढ़ता नहीं है, इसकी मुख्य भूमिका उत्सर्जित अनुक्रियाओं की है। तो उत्सर्जित अनुक्रिया ध्यान रखना इनका यूज किया था। और प्रत्येक सबलीकरण से अनुक्रिया के एक भंडार की संरचना होती है। सबलीकरण की प्रक्रिया सबलीकारक में अनुक्रियाओं के तत्वों के आधार पर घटित होती है। जैसे लीवर दबाने में खाना मिलना, तो खाना मिलना एक सबलीकरण है और लीवर दबाने की अनुक्रिया की शक्ति का बढ़ाना सबलीकरण है। तो इस प्रकार सबलीकरण के दो प्रकार हैं, एक है धनात्मक सबलीकरण और एक है ऋणात्मक सबलीकरण। तो धनात्मक में क्या होता है? वे उद्दीपक जिनकी उपस्थिति से अनुक्रिया शक्ति बढ़ती है। जैसे भूखे व्यक्ति के लिए भोजन धनात्मक सबलीकरण है। धनात्मक सबलीकरण में व्यक्ति कुछ पाने के लिए अनुक्रिया करता है, इसे यस प्लस कहते हैं। ऋणात्मक सबलीकरण में ये वे उद्दीपक हैं जिनकी अनुपस्थिति से अनुक्रिया बढ़ती, यहाँ घटती नहीं। देखो अनुपस्थिति से अनुक्रिया शक्ति बढ़ती है, इसे एस माइनस से दर्शाते हैं। जैसे किसी के डर, कोई जगह अंदर किसी को डरते हैं, उसको देखकर छिप जाते हैं या उसके डर से खाना नहीं खाते हैं, दंड है, तो ये ऋणात्मक सबलीकरण है। दूसरा वर्ग है प्राथमिक सबलीकरण। तो
तो ये वो उद्दीपक होता है जो उपस्थित किए जाने पर कोई अनुक्रिया शक्तिशाली बनाता है। इसका संबंध शारीरिक अवस्था जैसे भूख, प्यास, काम और सुरक्षा के साथ स्थापित किया जा सकता है। जैसे चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करता है। अब है द्वितीयक सबलीकरण। इसमें क्या है, ये वे उद्दीपक हैं जो प्राथमिक सबलीकरण के साथ लगातार उपस्थित होने के कारण अनुक्रिया को सबल बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात इनमें स्वयं में सबलीकरण की क्षमता नहीं होती, किंतु प्राथमिक सबलीकरण के साथ जुड़कर सबलीकरण करने की क्षमता को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे प्राथमिक सबलीकरण भोजन के साथ एक ध्वनि की जाए जो बिना भोजन के ध्वनि की अनुक्रिया का सबलीकरण करने लगे, इसे अनुकूलित सबलीकरण भी कहते हैं। तो सबलीकरण एक निश्चित योजना बनाकर किया जाता है। सबलीकरण व्यवहार को सशक्त बनाते हैं। अब स्किनर का प्रयोग आप देखिए। स्किनर के प्रयोग में तो चूहा है, तो चूहा को यहाँ पर रेड ग्रीन बत्ती लगी, यहाँ लाउड स्पीकर लगा है, ये लीवर लगा है और ये खाने आने के इसमें पैकेट आता रहता है। इसी प्रकार कबूतर में भी है, तो कबूतर में बनाएगा, ये यहाँ पर चोंच मारता है, यहाँ पर खाना आ जाता है, रेड ग्रीन बत्ती जलती। तो इसको जल्दी जल्दी से समझ लीजिए। तो इन्होंने दो प्रयोग किए थे, पहला चूहा पर, दूसरा कबूतर पर। तो पहला प्रयोग स्किनर ने प्रयोग एक बक्सा जिसे मंजूसा कहते हैं, स्किनर बॉक्स भी कहते हैं, तैयार किया। इस बक्से में एक लीवर लगाया जिसे एक प्याली से संबंधित किया तथा लीवर के साथ से चूहे को अंदर करने के लिए एक छेद था। लीवर के दबने से खट की आवाज होती थी और थाली में खाना आ जाता था। इस बक्से में एक सफेद भूखा चूहा लीवर के पास बने मार्ग से अंदर किया गया। चूहा इधर उधर घूमता चलता रहता है। स्वाभाविक रूप से चूहे से लीवर दब जाता है, जिससे खट की आवाज के साथ प्याली में खाना आ जाता है और चूहा खाना खा लेता है। एक बार ऐसा किया और खाना प्राप्त हुआ। पहली बार चूहा ने समझा नहीं, फिर बाद में कई बार लीवर दबकर खाना मिल जाने पर देखा गया कि चूहा लीवर के आसपास ही रहने लगा और लीवर दबाकर प्याली में आए खाने को खाकर आराम से बैठ जाता है। इस प्रयोग की पुनरावृत्ति के पश्चात स्किनर ने देखा कि भूख लगने पर चूहा लीवर को बार बार दबाने लगा। इससे उसने ये निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी क्रिया के पश्चात ही कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक प्राप्त हो जाता है तो उस क्रिया में शक्ति आ जाती है। इस अनुक्रिया को स्किनर ने उत्सर्जित अनुक्रिया कहा। स्किनर के इस प्रयोग में वर्णन से स्पष्ट होता है कि चूहे को पुरस्कार या भोजन या पुनर्बलन कुछ क्रियाएं करने के लिए प्रेरित करती हैं। अब दूसरा प्रयोग कबूतर वाला। तो कबूतर पर प्रयोग करने के लिए स्किनर ने एक अन्य विशेष संयंत्र का उपयोग किया, जिसे कबूतर पेटिका कहा जाता है, पिजन बॉक्स कहा जाता है। तो कबूतरों के साथ किए जाने वाले अपने इस प्रयोग में स्किनर ने ये लक्ष्य सामने रखा कि कबूतर दाहिनी ओर एक पूरा चक्कर लगाकर एक सुनिश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाए। इस प्रयोग में कबूतर पेटिका में बंद भूखे कबूतर ने जैसे ही दाहिनी ओर घूमकर सुनिश्चित स्थान पर चोंच मारी, उसे अनाज का दाना प्राप्त हुआ। इस दाने द्वारा कबूतर को अपने व्यवहार की पुनरावृत्ति के लिए पुनर्बलन प्राप्त हुआ और फिर दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारने की अनुक्रिया की परिणाम स्वरूप उसे फिर अनाज का दाना मिला। तो इस प्रकार धीरे धीरे कबूतर ने दाहिनी ओर सिर घुमाकर चोंच मारने की क्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करने का ढंग सीख लिया। अब स्किनर का जो है, ये देखिए कबूतर का प्रयोग कितना बढ़िया ढंग से है। स्किनर का शैक्षिक महत्व देखिए। तो इसमें क्या है, माता पिता व शिक्षक इस सिद्धांत की सहायता से बालकों में वांछित व्यवहार का विकास कर सकते हैं।
वांछित व्यवहार में सबलीकरण से बालकों को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा है, कक्षा में शिक्षक वांछित क्रिया का सबलीकरण मुस्कान, प्रशंसा या अधिक अंक देकर कर सकता है। बालकों के अच्छे व्यवहार, गृह कार्य या अन्य सफलता प्राप्त करने पर सबलीकारक तुरंत पुरस्कार देकर कहना चाहिए। विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों में बालकों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बालकों के गलत व्यवहार में सुधार लाने हेतु इस अधिगम का उपयोग किया जा सकता है। ये सिद्धांत अवक्रिया पर भी बल देता है, प्रेरणा पर भी बल देता है। इसलिए कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु का उद्देश्य स्पष्ट करके उन्हें अधिगम के लिए सदैव प्रेरित करना चाहिए। बालकों के सामाजिक अधिगम, समायोजन तथा कौशल विकास में सबलीकरण का सिद्धांत सहायक हो सकता है। ये सिद्धांत वैज्ञानिक पक्ष पर बल देता है, जिसके द्वारा समुचित छात्रों की अनुक्रिया को समुचित दिशा मिलती है। स्किनर ने इस सिद्धांत की सहायता से अपक्रमित अनुदेशन और रेखीय अनुदेशन का विकास किया था, जो सीखने में बहुत सहायक है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड और नेक्स्ट है, शिक्षण मशीन का विकास इसी सिद्धांत पर आधारित हुआ था। ये सिद्धांत छात्रों की स्वाभाविक अनुक्रियाओं के माध्यम से सीखने पर सबल देता है, जिससे वे स्व अनुक्रियाओं के द्वारा स्व अधिगम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने सुना, वीडियो लंबा हुआ। आप 2-3 क्वेश्चन का अंतर बताइए। टीचिंग मशीन का किसने आविष्कार किया था, और प्रोग्राम रेखीय अनुदेशन और अनुदेशन दोनों के जन्मदाता कौन है। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।